चलो तो आगे का सवाल पे बढ़े अपन, है ना। आगे किस पे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो आ जाओ 10वें प्रश्न पे, 10वें सवाल पे कि क्या बोलता है अपने को 10th क्वेश्चन और अपने को करना क्या है वो 10th क्वेश्चन में, ठीक है। चलो चलो फटाफट 10th क्वेश्चन। In a sample of 800 students, the mean weight and standard deviation of weights are found to be 50 and 20 kg respectively. Okay. On assumption of normality, मतलब normal distribution की बात कर रहे हैं. What is the number of students weighing between 46 and 62? Okay. 46 and 62 के बीच में के वेट अपने को निकालने हैं. Probability अपना स्टैंडर्ड एरिया अंडर द कर्व गिवन है अपने को Z0 से Z0.2 इतना है, ये इतना है 0.60 तक, 0 से लेके 2257 अपने को निकालना है 46 से 62 के बीच में का वेट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आसान सा सवाल है, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहले तो ये ग्राफ निकाल लिया, ठीक है, बेल शेप निकाल लोगे बरोबर, ठीक है। तुम ये मीन आ गया अपना जो कि है x = 50, ओके। अभी 62 बोला है ना, तो ये कुछ लगभग यहां पे होगा, ठीक है, वो तुमको अच्छे से लेना है 62। और 46 बोला है तो वो उससे थोड़ा ही पीछे रहेगा, ठीक है, इसको मैं यहीं ले लेता हूं। ये हो गया मेरा 46, ठीक है। यहां पे एक और रीजन है, ठीक है ना, यहां पे एक और रीजन है जो ये और इसको सिमेट्रिक है, मतलब क्या मैं अलग अलग इसमें निकाल लेता हूं। चलो, अरे यार ये और ये एक दूसरे को सिमेट्रिक है, ठीक है ना, इसका काम नहीं है, पर अपन ने ये ड्रॉ किया है, क्यों पता है क्या, काम पता चलेगा क्यों किया। चलो बताओ, ये z को कैसे रिप्रेजेंट करता है, 0 के बराबर। ये क्या की वैल्यू है, z = और ये काय की वैल्यू है। देखो तुमको गिवन है, अब गिवन है तो तुमको नाटक टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो सब नाटक करने का सवाल नहीं है। इसमें जाओ देखो, तुमको गिवन है सबसे बड़े नंबर के लिए z 0.60 का गिवन है, मतलब 62 के लिए z 0.60 है और 46 के लिए z 0.02 है क्या, नहीं गलत, ये 0.2 46 के लिए नहीं है, तो काय के लिए है, देखो ये जो है ना z, ये हो गया 0.60, लेकिन ये जो है, मैं इसको यहां पे ग्रीन से लिख लेता हूं, ये जो है ये ग्रीन से जो लिख रहा हूं z = 0.2, तो ये काय के लिए है सर, 0.2 के लिए नहीं है, ये है z -0.2 के लिए। 46 -0.2 है और तुमको z 0 से 0.2 गिवन है, तुमको इतना रीजन गिवन है तुम्हारे सवाल में, ठीक है, लेकिन असल में तो तुमको पूछा बताना है इसके लिए, असल में तो तुमको चाहिए इसका z 0 से लेके -0.2 का, क्यों, क्योंकि तुमको असलियत में तो सवाल का जवाब देना है यहां से यहां तक के का, बराबर कि नहीं। और तुमको गिवन है डेटा ये वाला, और तुमको गिवन है डेटा तुमको गिवन है डेटा 0 से लेके 60 तक के का, इतना, ठीक है। 0 से लेके 60 तक के गिवन है, जो कि कितना है 2257 है ना, मतलब ये जो येलो है, मैं अब येलो पेन यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। यार ये तो येलो निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, हाँ ठीक है, अप्लाई, हाँ आ गया, ये है तुम्हारा 0.2257 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है 0.2257, और तुमको 0.0 से लेके 0.2, पिंक कलर का पेन ले रहा हूं मैं अभी, पिंक कलर का, ओफो दिक्कत की बात है यार ये तो,
अप्लाई, और ये तुमको गिवन है, कितना गिवन है 0.0793, 0.0793। अब आ जाओ सिमेट्रिसिटी की बात पे। मैंने क्या बोला था, जितना रीजन ये रहेगा उतना ही एरिया का आंसर इसका भी रहेगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बेटा कि Z 0 से लेके +2 तक के का, Z 0 to 0.2 तक का जो एरिया है वही एरिया 0 to -0.2 तक के का, मतलब 0 तो मतलब ऐसा लिख लो, -0.2 to 0 तक ये एरिया इक्वल है। मतलब सर इसका भी जवाब इसके बराबर है क्या? हाँ। तो सर अपने को करना क्या है, अपने को ये ब्लू का आंसर निकालना है, बराबर है कि नहीं? अपने को ये ब्लू का आंसर निकालना है, कितना एरिया है, कैसे निकालेंगे भाई? ये ब्लू का एरिया कैसे निकालेंगे? तो कुछ भी नहीं, ये एरिया प्लस ये एरिया। अरे इतना सा एरिया पता है तुमको, ये येलो इतना रीजन पता है तुमको इतना रीजन पता है, तुमको इतना निकालना है, तो तुम क्या करोगे, दिस प्लस दिस। मतलब क्या करोगे तुम आंसर में, Z इक्वल टू जो तुमको निकालना है बेसिकली दैट इज -0.20 टू 0.60, ये तुमको निकालना है। और अब तुमको एक पता है Z 0.20 -20, इसका आंसर है 0.0793 प्लस 0.2257, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.3050। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो निकली है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी, Z मतलब Z नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 46 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन 62, प्रोबेबिलिटी ऑफ 46 लेस देन x लेस देन 62, ये आ गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछा है क्या? नहीं, सवाल में पूछा है नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ के लिए क्या करेंगे अपन, इनटू n, मतलब n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 46 लेस देन x लेस देन 62 विच इज इक्वल टू 800 इंटू 0.3050 विल गिव यू, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके नहीं रखा, इंटू 0.3050 244। समझ में आया कैसे किया? मॉड्यूल का टेक्निक बहुत अलग है, अपना टेक्निक बहुत अलग है। अपन ने यहाँ पे बहुत अलग तरीके से सॉल्व किया। अपन ने क्या किया, पहले करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए Z निकाला, वो Z का एरिया फाइंड आउट किया, और वो एरिया फाइंड आउट करने के बाद अपने को कौन सा एरिया पूछा है वो देखा। अपने को एरिया पूछा है यहां से लेके यहां तक के का, यहां से लेके यहां तक के का एरिया अपने को पूछा है। ज्यादा खिचड़ी हो रही है तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं। इतना एरिया अपने को पूछा है फाइंड आउट करने का, तो इतना एरिया पूछा मतलब यहां से लेके यहां तक के का, इसके बीच में जितने भी एरियाज है सबके एडिशन, मतलब यहां से लेके यहां तक के का प्लस इतनों का एडिशन, ये पूरा मिल जाएगा मेरे को। नंबर 9 पे अगर मैं तुमको बताऊं तो मेरे को यहां से यहां तक के का पता है, ठीक है, ये 0 है, ये -0.2 है, और मेरे को 0 से लेके 0.62 का मेरे को पता है आंसर, इतना और इतना पता है, और मेरे को फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां तक के का पूरा, लेकिन मेरे को 2 टुकड़ों में पता है आंसर, तो इन दोनों का एडिशन विल गिव मी दिस मच, बराबर कि नहीं? वही किया अपन ने, बस खत्म, और नया कुछ नहीं किया। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम सब कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरी ऑफ ए वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री 11, सैलरी ऑफ ए वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इज नोन टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन एवरेज सैलरी 10,000, मीन म्यू हो गया 10,000, स्टैंडर्ड डेविएशन सैलरी का हो गया 2,000। इफ 50 वर्कर्स रिसीव सैलरी मोर देन 14,000, मोर देन 14,000 का अपने को बताया, पूछा है, बोला है कि अगर 50 वर्कर मोर देन 40,000 कमाते हैं तो ऐसे कितने वर्कर्स है। पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी के बाद में देखेंगे अपना कैलकुलेशन क्या होता है। तो पहले प्रोबेबिलिटी तो निकालो, कितने वर्कर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी तो निकालो। नंबर 11, ग्राफ। सर बिना ग्राफ के नहीं होगा क्या? नहीं, ये थोड़ा अच्छे से नहीं आया,
क्योंकि ये थोड़ा ग्राफ छोटा बन गया इसलिए मैंने ये थोड़ा छोटा निकाला है, ठीक है। चलो फटाफट, ये मीन है, कितना है मीन तुम्हारा भाई? मीन कितना है तुम्हारा? 10,000। मैं 10 के लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। हाँ, मैं 10 के लिख रहा हूं। फिर उन्होंने बोला है मोर देन 14,000 का बताओ। 14,000 लगभग यहां पे आएंगे। 4 ज्यादा ना, मैं यहां ले लेता हूं 4 ज्यादा, ये आ गया 14K। सर एक बात तो पता ही नहीं हमको। हाँ, बहुत सी चीजें नहीं पता है बेटा। z इक्वल टू 0 है ये z क्या रहेगा? तो निकालो पहले z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना है? 10,000 माइनस म्यू कितना है? 14,000 डिवाइडेड बाय, ओ नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। x है 14,000, म्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है? 2,000। इसका आंसर आता है अपना 2। ये हो गया 2। देखो मैंने तुमको बोला था ना, तुम 0 से 1 और 0 से 2 याद रख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अपने को पता है इतने रीजन का आंसर। ऐसी खुशी होती है ना, मतलब आंसर पता है, बार बार टेबल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये है 0.4772। सर करना क्या है? करना ये है बच्चों, अपने को निकालना है इतने का रीजन। ओफो, अपने को निकालना है ये आगे का रीजन पूरा। एक्चुअली वो ग्राफ बना नहीं, ग्राफ छोटा हो गया। ये कर्व थोड़ा और ब्रॉड में ले लो तो मैं अगर तुमको बताऊं, ये ऐसा, तो यहाँ पे मीन आ जाएगा, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे 10K, यहाँ पे 14K और इसके आगे का। अब ये इतना पूरा पार्ट, इतने पूरे पार्ट का तुमको निकालना है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सर ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। हाँ बच्चों, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। क्या बोलना है फिर आपका? सर अगर ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो यहां से लेके इतना पूरा 0.5 होता है। और अपने को सर, हाँ बोलो, अपने को सर यहां से लेके यहां तक का तो पता है, ये लाइन है नहीं यहां पे, यहां से लेके यहां तक का तो पता है 0.4772। तो जब मैं अगर 0.5 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये मेरे को रिमेनिंग मिल जाएगा क्या? हाँ, नंबर लाइन के हिसाब से नोटिस करो, नंबर लाइन याद रखो। ये पूरा यहां से यहां तक 0.5 है, ठीक है, और यहां से यहां तक है 0.4772। मेरे को ये इतना रीजन निकालना है, क्या रहेगा? 0.5 में से ये माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे को ये इतना रीजन मिल जाएगा। ओरली हो रहा है सब, तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे अपन? ये मत बोलो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे अपन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन ही बोला है ना, ग्रेटर देन ही बोला है। ग्रेटर देन मोर देन 14,000 है ना, मोर देन 14,000, ग्रेटर देन 14,000 इज इक्वल टू 0.50 माइनस 4772, 0 पॉइंट। तो ये मेरे को आंसर देगा 0.0228, 0.0228। पर मेरा ये आंसर आया क्या? नहीं। पर मेरे को पता है कि ये प्रोबेबिलिटी कितने के लिए? वर्कर्स के लिए, 50 वर्कर्स के लिए। और मेरे को नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए n, therefore n is equal to 50 divided by 0.0228. It will give me 50 divided by 0.0228, 2192.98, तो अप्रोक्सीमेटली 2193 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, हाँ हो गया, हमारा भी होने में ही आ रहा है, बच्चों का भी खत्म हो रहा है सेशन। तुम्हारी बैटरी डाउन नहीं हुई है, सबकी बैटरी डाउन हुई है। यहाँ पे बड़ा आया नोटिफिकेशन दे रहा है अपने को, बैटरी लो। हम भी थकते हैं, समझ में नहीं आता है लोगों को, मशीन है तो क्या हुआ। चलो क्या, ठीक है, आई बात समझ में? सर आ गई बात समझ में, एकदम पक्की बात। यस, देखो 5 of 1 याद कर लोगे तो तकलीफ नहीं होगी।
सर यहाँ पे लेकिन गिवन नहीं था ना, तो अपने को याद था या तो वो टेबल देंगे या तो तुमको गिवन होगा, जैसा भी। ठीक है। एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर 12th क्वेश्चन ऑफ ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1800, स्टैंडर्ड डेविएशन 300। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, ऐसे ग्रुप को बिलोंग कर रही है, एटलीस्ट वन फैमिली हैज वीकली एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 2100, इन एक्सेस ऑफ 2100। तुम्हारे मॉड्यूल में यहाँ पे 1800 गिवन है, उसको करेक्ट कर लोगे तुम। 1800 नहीं चाहिए, 2100 चाहिए। ठीक है, उसको करेक्ट करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। मीन कितना गिवन है? मीन कितना गिवन है यार? अपने को बार बार क्वेश्चन पे जाने को टाइम पास हो जाता है ना। मीन है 1800, सिग्मा है 300, एक्स है 2100, जेड कितना रहेगा फिर? 2100 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 301। मतलब क्या, जैसे मैं ग्राफ निकालूंगा, जैसे मैं ग्राफ निकालूंगा ये हो गया 1800, ये 300 आगे हो गया 2100। ठीक है ना। ये Z 0 है और ये Z 1 है। फिर बोला मैंने तुमको, मैं तुमको बोल रहा हूं यही देंगे वो, उसके ऊपर नहीं देंगे कुछ। ठीक है ना। ये इतना रीजन अपने को मालूम है। इतना रीजन इस कितना 0.3413। ठीक है। पर सवाल में अपने को उन्होंने क्या गिवन है पता है क्या? फाई ऑफ 1 गिवन है सवाल में। सवाल में गिवन है फाई ऑफ 1, और फाई ऑफ 1 इज नथिंग बट इक्वल टू Z माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये बात पक्की पता है तुमको, है ना। इसका मतलब यहां से इतना रीजन तुमको गिवन है, ये नहीं है इतना 0.84। ठीक है। पर तुमको निकालना क्या है? और फाई ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया? फाई ऑफ 1 का मतलब हो गया, एक बात याद रखो, फाई ऑफ 1 का मतलब हो गया P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन अपने को चाहिए P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 1, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब इनइक्वालिटी चेंज होती है ना तो माइनस हो जाता है फाई ऑफ 1। जब इनइक्वालिटी चेंज होती है तब वो माइनस हो जाएगा। ये था इक्वल टू फाई ऑफ 1, लेकिन अपने को इनइक्वालिटी चेंज करनी है, तो जैसी इनइक्वालिटी चेंज होगी वैसी साइन नेगेटिव 1 माइनस हो जाएगा। क्यों 1 माइनस होगा भाई? प्रोबेबिलिटी पूरी मिला के कितनी है? 1 है। प्रोबेबिलिटी पूरी मिला के 1 है और मेरे को 1 की बात की चाहिए सारी, तो मैं 1 माइनस कर दूंगा इसमें से। ये 1 माइनस 0.84, 0.16 मेरा ये आ गया P। ठीक है, मेरा P आ गया ये। अभी ना एक मैं बता देता हूं तुमको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जंप करेंगे ये क्वेश्चन में और इसका आंसर निकालेंगे। रीजन बिंग मैं तुमको बताता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर अब तुम देखोगे तो तुमको क्या बोला है? एटलीस्ट 1 के लिए बोला है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 के लिए बोलिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी बोलिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी नहीं बोली। अभी तक की जो प्रोबेबिलिटी थी वो सब x के लिए थी, अब प्रोबेबिलिटी बोलती है z के लिए, इसलिए अपन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। मतलब क्या सर? मतलब अपन इसमें q भी निकालेंगे और q रहेगा मेरा ये 1, मतलब 0.84। सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी z के लिए पूछ रहे हैं वो लोग, x के लिए नहीं पूछ रहे। x के लिए पूछे रहता तो निकालते। अपना जो भी आंसर चल रहा है वो x के लिए चल रहा है, z के लिए नहीं चल रहा था अभी तक के। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 14,000, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट बिटवीन 46 एंड 62 सब x की वैल्यूज थी, ये z की वैल्यू आ गई है, एटलीस्ट 1 फैमिली। इसलिए मैंने यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। कैसे सर? ये यहाँ पे P ऑफ x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ 0। तो सर डायरेक्टली यूज कर लेते थे, इतना परेशानी क्यों लिया भाई? ये सब के बिना अपने को ये डेटा नहीं मिलता था ना, लेकिन नॉर्मल प्लस बायनॉमियल। ठीक है, समझ में आई बात? 1 माइनस 5C0। 5 क्यों लिया? 5 फैमिली का ग्रुप है, 5 फैमिली का ग्रुप है। ठीक है, और एक भी जन अपन 1 माइनस करके ले रहे, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला यार, अपने को पता नहीं फैमिलीज कितनी, बहुत सारी फैमिलीज, 5 है, 5 का एडिशन नहीं करते बैठेंगे अपन, 0 माइनस कर देंगे। क्या रहता है ये 5C0? 5C0 क्या रहता है? मैंने बताया था 5C0 आ गया नीचे तो क्या रहेगा? P0 तो है, P क्या है? तो 16, ये तो क्या 8.84 टू द पावर 5। -1, इसका आंसर 1 रहता है ना, और यह आता है 0.418211 समथिंग, और इसका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 0.582, और ये तुम्हारा आंसर है। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है। यस, हर एक कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक है। इसका यह मतलब नहीं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे तो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, गलत। मैंने तुमको बोला है कि बायनॉमियल के बाद में जो भी आ रहा है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ बायनॉमियल। इसका मतलब बायनॉमियल यूज हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बायनॉमियल यूज हो सकता है, पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसलिए यूज नहीं करते। तो थोड़ा सिचुएशन को रिलैक्स किया, बायनॉमियल में लाया, एंड देन वी सॉल्व। ठीक है, आई बात समझ में? पक्की बात? चलो लास्ट क्वेश्चन of our topic. If weekly wages of 500 worker in a factory follows normal distribution with mean and standard deviation 750 respectively, what is the expected number of workers with wages 660 and 720? See, ये तुम कर सकते हो, मैं इसका तुमको आंसर दे देता हूं। ये जो है ना, ये सिमिलर है तुम्हारा अपना इसके जैसा, 10th के जैसा, तो ये होमवर्क ले लो, लेकिन मैं इसका आंसर लिख लेता हूं यहां पे तुम्हारे लिए। ऑन अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2218, 2218 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, ये तुम कर लोगे खुद से, मेरे को गारंटी है। इफ द क्वार्टल डेविएशन, ये 6वां क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, मैं आंसर देना भूल गया था यहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट आंसर भी लिख ले रहा हूं। पिछले सेशन के जो होमवर्क दिए थे उनके आंसर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वो आंसर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप, वो आंसर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। इसका आंसर है 0.4, हाँ कहां गया, हाँ 0.486, नहीं 4.86, 4.86 है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर है मीडियन मोड का आंसर है, मोड का आंसर है 20। ठीक है, हो गया, 3 ही क्वेश्चन होमवर्क है। यहां पे तुम्हारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, बायनॉमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स थे, वो अपने लेने बाकी है, तो मैं फटाक से वो 1-2 एग्जांपल्स वो ले लेता हूं यहाँ पे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जाके ले लेता हूं मैं। अच्छा चलो, यहाँ पे स्पेस है ना, स्पेशल एग्जांपल्स। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चन है, वो मेरे को लेना है, जो मैं टाइप करना भूल गया था। ठीक है, वो मैं टाइप करना भूल गया था, तो अपन वो भी कर लेते हैं फटाक से। एक करेंगे, बाकी तुम कर लोगे। ठीक है ना, एक ही तो है कि 2 है? चलो, क्वेश्चन पहला ये है, तुमको पॉइसन वेरिएट गिवन है, पॉइसन वेरिएट गिवन है तुमको 2, और तुमको निकालना है
P of 1.5 less than x less than 2.9. पॉइसन वेरिएट मतलब तुमको गिवन है m, तुमको m गिवन है, अरे नहीं 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 गलत, कुछ तो गलत मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने तुम्हारे लिए. इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वही बोला मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सिग्मा गिवन है 2, तो वैरिएंस क्या हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू m. अब सही है. और सवाल में पूछा गया है P ऑफ ये. अब मेरे को बताओ 1.5 और 2.9 के बीच में का नंबर कितना है? 2. बीच में का नंबर यानी इधर से भी और इधर से भी जब निकाल रहे अपन, तो 2 ये मेरा बीच का नंबर है x के लिए, जिसके लिए मैं आंसर निकालूंगा. और जैसे ही मैं इसका 2 का आंसर निकालूंगा, m स्क्वायर है ना, m कितना है मेरा 4 है ना. ये जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा. ठीक है, आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट सेकंड. अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट कहां है वो? यहाँ तुमको m गिवन है 2.20, तुमको m गिवन है 2.20 और तुमको फाइंड आउट करना है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1. लिख लो हाँ ये क्वेश्चन, ये साथ साथ में करो. अभी अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा p ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब क्या? p ऑफ x इक्वल टू 1, मैं ऐसा लिख लेता हूं, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना इसलिए. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है. 1 माइनस p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब कितना होता है 0. आ जाएगा अब तुम्हारा आंसर. p ऑफ 1 क्या होता है? e रेस्ट टू पावर m माइनस m, m प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस m, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय ये इसको है सिर्फ. ठीक है ना, ये इतना e टू द पावर, ये तो सीधी सीधी बात है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस m प्लस माइनस 2.20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2.20. तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका तुमको आंसर मिलेगा, 0.58. और चिंता मत करो, इसकी आंसर तुमको गिवन होगा, ये गिवन होगा सवाल में. ठीक है ना, ये गिवन होगा. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये स्पेशल टाइप के 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को तुमको बताने थे. तो यहां पे पूरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है. और एक सवाल, सर क्या भूल रहे हो आप बार बार? हाँ सॉरी, लास्ट है ना, हो गया, फिर ये चैप्टर खत्म. पॉइसन कहाँ है? यहाँ पे ना, ये यहाँ पे. एट द एंड ऑफ द सेशन 3 और मोर कस्टमर अपीयर हो रहे थे ना, और कितने? इनफाइनाइट. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे सर? तो हमको आ गया 1 माइनस p ऑफ 0 माइनस p ऑफ 1 माइनस p ऑफ 2. ये निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए पूछा था अपन. 1 माइनस p ऑफ r लेस देन इक्वल टू 3 निकालेंगे, लेस देन 3 निकालेंगे. 0 1 2. p ऑफ 0 तो पता ही है, e टू द पावर माइनस m होता है, e टू द पावर माइनस m m होता है, और e टू द पावर माइनस m m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है.
वैल्यूज पुटअप करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुटअप करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें कॉन्फिडेंस रखो, वही आंसर है। ठीक है, मेरे को आंसर बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसको फिर से पढ़ो, इसके बाद तुम मॉड्यूल करो, मॉड्यूल की एक्सरसाइज करो, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस करो, तुम्हारा ये चैप्टर वेल प्रिपेयर है। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।